मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था। स्टार्टिंग में तो मेरे एसएससी में 2024 में 1.23 नंबर से प्री छूट गया था। मेरा भेल का पेपर हुआ था तो उसमें 0.5 नंबर से नहीं हो पाया था। रेलवे में मैंने बिलासपुर जोन से भरा था तो रेलवे में हो गया था मेरा। मैंने एनएचपीसी दिया, उसमें मेरी 39 रैंक थी। पीसीएल दिया था, उसमें मेरी सारा सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस रैंक 1 था मेरा। उस टाइम पे मेरे को तबीयत खराबी चल रही थी, टाइफाइड हो गया था। मैंने डीडीए का पेपर दिया तो उसमें मेरी 19 रैंक थी। एसएससी में अभी सीपीडब्ल्यूडी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ बहुत ही होनहार और बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट है इंजीनियर्स अकेडमी के, जिनका नाम है प्रियांशु। और इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स को निकाला है। इनकी जर्नी कैसी रही इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। अभी ये करेंटली एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्टेड हैं। तो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। प्रियांशु, अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा। मेरा नाम प्रियांशु श्रीवास्तव है। मैंने डिप्लोमा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से किया था। मेरा 10th 2020 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। 2023 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने 2023 के दिसंबर में इंजीनियर्स अकेडमी पटना सेंटर को मैंने ज्वाइन किया था। फिर 2024 मेरा पूरा ये कोचिंग में ही था। उसके बाद 25 में मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्टिंग में तो मेरे एसएससी में 2024 में 1.23 नंबर से प्री छूट गया था। उसके बाद रेलवे में मैंने बिलासपुर जोन से भरा था तो रेलवे में हो गया था मेरा, लेकिन मेरा फर्स्ट पैनल में नहीं हुआ था। मेरा सेकंड पैनल में जाके, ये सॉरी थर्ड पैनल में हुआ था लास्ट में जाके दिसंबर के टाइम पे। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट रहा कि थर्ड पैनल में हुआ। अगर थर्ड पैनल नहीं होता तो मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। क्योंकि रिलैक्स आदमी हो जाता कि रेलवे हो ही गया है तो अब रह जाते हैं। लेकिन वो मेरे लिए एडवांटेज हुआ कि मेरा थर्ड पैनल में हुआ। उसके बीच मेरा भेल का पेपर हुआ था तो उसमें 0.5 नंबर से नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने एनएचपीसी दिया, उसमें मेरी 39 रैंक थी। और फिर एचपीसीएल दिया था, उसमें मेरी सारा सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस रैंक 1 था मेरा। लेकिन समहाउ मेरा मेडिकल अंडर रिव्यू या फिर अनफिट कर दिए थे वो लोग। अब रीज़न नहीं मालूम है किस सेंस में, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को तबीयत खराबी चल रही थी, टाइफाइड हो गया था। उसके बाद फिर मैंने डीडीए का पेपर दिया तो उसमें मेरी 19 रैंक थी। उसके बाद फिर एसएससी में अभी सीपीडब्ल्यूडी ओवरऑल रैंक 136 है और सिविल में 120 रैंक है मेरा। अच्छा, ये कहना चाह रहा था प्रियांशु कि एक्चुअल में बच्चे का एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो उसको डिमोटिवेशन फील होता है। आपने तो एग्ज़ाम ही नहीं निकाला, एग्ज़ाम के साथ साथ उस एग्ज़ाम में रैंक 1 भी लिया है किसी किसी एग्ज़ाम में। तो ऐसा ऐसा क्या मोटिवेशन था आपके पास कि बच्चे जो है उसको देख के आप वो भी जो है मोटिवेशन फील करें, क्योंकि डिमोटिवेट होते हैं कभी कभी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो आपने ऐसा क्या मोटिवेशन था कि जिससे आप जो है इतने सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाए? मेरा तो यही था कि मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था। और अल्टीमेटली मेरा गोल था सीपीडब्ल्यूडी ही एसएससी का। ओके। और ये मैंने मतलब मेरे फादर को काफ़ी था कि उनको प्राउड फील कराना था। और बस यही है। ओके, ये प्रियांशु, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट को अगर ये बोलता है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को कैसे बैलेंस किया जाए, तो आपने इस नॉन टेक्निकल और टेक्निकल को कैसे बैलेंस किया हुआ, जिसमें कि आपके सिलेक्शंस जो है कई सारे एग्जाम्स में हुए, रेलवे में और एनएचपीसी वगैरह में। तो आप ये बताइए कि आपने टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल को कैसे बैलेंस किया? तो ऐसा नहीं कि टेक्निकल को कम्प्लीटली छोड़ के जाना है। अगर आप ये सॉरी नॉन टेक को छोड़ के जाना है। अगर टेक्निकल आप 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हो तो कम से कम नॉन टेक को 1.5-2 घंटे तो डेली देना ही पड़ेगा। क्योंकि सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि टेक्निकल से ही होता है, आपको नॉन टेक करना पड़ेगा तभी आपकी सिलेक्शन होगी। और नो डाउट टेक्निकल अगर ज़्यादा ध्यान दोगे, टेक्निकल नंबर करोगे तो सिलेक्शन तो होगी, लेकिन नॉन टेक को भी लेके चलना है साथ, साइड बाई साइड में। उसको कम्प्लीटली जीरो नहीं करना है नॉन टेक को। यही है मेरा क्या। ओके, तो प्रियांशु, ये कहना चाहता था मैं कि अगर कोई स्टूडेंट आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसकी प्रिपरेशन जो है क्या होना चाहिए कि जो प्रिपरेशन है वो बहुत जल्दी से हो और कई सारे एग्जाम्स में जो है वो मार्क्स उसको अच्छे गेन हो पाएँ, और उसकी जो प्रिपरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन को कैसे कम किया जा सकता है जिससे वो सिलेक्शन को इंश्योर कर सके? पहले तो आप ऑफलाइन क्लासेस कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये मोबाइल देखते देखते इधर उधर जा सकते हैं। मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस कीजिए। और यहाँ पे सर लोग सही अच्छे हैं, गाइडेंस करते हैं आपको कि कैसे क्या करना है, क्या स्टेप्स लेना है, ये भी बताएंगे। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो सर से पूछेगा तो सर उसके भी बताएंगे कि कैसे नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है। मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हो और सर के गाइडेंस के अंदर हो तभी आपके जल्दी से सिलेक्शन होंगे। और सर लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है सिलेक्शन में अल्टीमेटली। और अपने साइड से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। और यही कहना है इसमें। ओके, प्रियांशु, इसमें जो आपका डीडीए जेई चल रहा है, अभी करेंटली वर्किंग चल रही है शायद, Yes, sir.
तो आप इस पूरी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इंजीनियर्स एकेडमी है और मेरे पेरेंट्स हैं बस। अच्छा, जो आपके कलीग्स रहे हैं वो भी शायद सेलेक्टेड हुए हैं। यस, मेरे 2 रूम पार्टनर थे, दोनों का CWC डिपार्टमेंट इस बार मिला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता था कि तीनों जन वही थे पढ़ने ही वाले, तो फिर अच्छा रहता था। तीनों आदमी के लिए हेल्दी कम्पिटिटिव वो था कि कंपटीशन भी कह सकते हो, और प्लस कुछ प्रॉब्लम होता था तो आस ही पास में हम लोग को ये सॉल्व हो जाता था, इतना कुछ दिक्कत नहीं आता था। और प्रैक्टिस के लिए आपने क्या मतलब क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करते थे और टेस्ट सीरीज आते थे उसकी एनालिसिस और प्लस आपने ये बुकलेट को कितनी बार सॉल्व किया हुआ? बुकलेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था यहाँ का। MCQ वाले जो सब्जेक्ट वाइज जो बुकलेट आते हैं उसको मैंने सॉल्व किया था, और बाकी टेस्ट लगाता था, टेस्ट के एनालिसिस अच्छे से करता था। सबसे पहले मैं गलत क्वेश्चन के एनालिसिस करता था, उसके बाद फिर जो अनअटेम्प्टेड थे उसकी करता था, उसके बाद जो सही हो गए उसको भी देखता था कि कहीं तुक्का में तो कुछ सही नहीं ना हो गया है। उसके हिसाब से मैं ऐसे करता था। और बाकी जो MCQ बुक्स हैं इंजीनियर्स एकेडमी के, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये थे हमारे साथ प्रियांशु, जो कि CPWD में सेलेक्टेड हैं ही ऑलरेडी, और DDJ इन्होंने ज्वाइन कर रखा है अभी। CPWD में सिलेक्शन हुआ है ना SSC JEE 2025 में, और इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्स को निकाल चुके हैं। तो आप भी अगर पूरे एग्जाम्स को निकालना चाहते हैं, और निकालना ही नहीं बशर्ते आप इसको एग्जाम को टॉप भी करना चाहते हैं, तो आप इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम के साथ ज्वाइन करिए। थैंक यू।